नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंथन और मैं हूं सुनील तिवारी। आज हमारी खास मुलाकात में मौजूद है जगदीशपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं वर्तमान में प्रमुख प्रतिनिधि राजेश विक्रम सिंह। राजेश जी, न्यूज़ मंथन में आपका स्वागत है। धन्यवाद। राजनीति एवं अपराध, इन दोनों दुनिया का आपसी तालमेल बहुत पहले से रहा है, अभी भी है। तो हम कह सकते हैं राजनीति का अपराधीकरण या अपराधीकरण का राजनीति, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? अपराध तो कोई अपने आप से करता नहीं। ये तो बचपन में जब मैं स्कूल जाया करता था तो हिंदुओं के ऊपर हमारे यहाँ बहुत अत्याचार होता था। और जब हम लोग पढ़ते थे, ग्रुप में बैठते थे कि चर्चा होती थी कि ये अत्याचार कब ख़त्म होगा, तो हम लोग छोटे छोटे थे तो ये कहते थे वक्त आएगा भगवान जिसको आगे बढ़ाएंगे वही अत्याचार ख़त्म करेगा। ऊपर वाले ने हमको, मैं सुल्तानपुर में पढ़ रहा था, ITI का छात्र था। रेलवे में कुछ लड़कों से और अंग्रेज़ों से झगड़ा हुआ। उस दिन मैं स्कूल भी नहीं गया था। दूसरे दिन सुबह मेरे पास MST थी, मैं स्कूल जा रहा था, ज़बरदस्ती पकड़ के हमको रेलवे वालों ने जेल में डाल दिया। तो छूटने के बाद लोगों ने हमसे यही कहा कि अब तो तुम जेल भी काट आए हो, अब तो ये जगदीशपुर का अत्याचार ख़त्म करो, उसी में ये इसको चाहे अपराधीकरण कर लो, चाहे जो मुकदमे लगते गए इसको चाहे जो समझ लो, यही है अपराधीकरण। और राजनीति में आने का मन तो हमारे बाबा बहुत दिनों से प्रधान हुआ करते थे। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो हमारी भी इच्छा हुई कि प्रधान बनूं। फिर ऊपर वाले की कृपा से पद मिला हमको प्रधान का पहले, फिर उसके बाद जिला पंचायत का पद हमारे भाई साहब लड़ गए, बड़े भाई, वो राकेश विक्रम सिंह बन गए। फिर प्रमुख का चुनाव मैं खुद लड़ गया। ऊपर वाले की कृपा है कि सब पद हमको मिल गया। तो ये अपराध से कोई हमको ये राजनीति नहीं मिली है, ये अपने मेहनत और संघर्ष से मिली। आपके ऊपर जो आपराधिक मामले चल रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई और कितने झूठे मुकदमे? सच्चाई तो ये है, वो हमारा जो विरोधी था वो मुस्लिम है, इजरत रसूल था, वो बहुत बड़ा माफिया था यहाँ का नहीं, कई जनपदों का 13 हत्याकांड, डबल हत्याकांड, बहुत कम से कम 35-40 मुकदमे थे उसके ऊपर। और सन 87 में जब गैंगस्टर एक्ट चला था तब वो जो है गैंगस्टर उसके ऊपर लगा था। उसने ट्रिपल यादवों की हत्या कराई थी जिसमें नामजद था, कई 3-4 ठाकुर मारे गए थे इकट्ठा, उसमें वो मुलजिम था। ऐसे बहुत हत्याओं में उसका नाम था। तब उसका अत्याचार इतना था कि इस जगदीशपुर इलाके में और कहीं एक भी हिंदू कोई बोल नहीं पाता था। उसने जबरदस्ती हमको कई मुकदमों में, पुलिस के साथ उसकी साठगांठ राजनीति थी, उसने कई मुकदमों में पुलिस से हमको फंसाया। वो लगातार मेरा इनकाउंटर कराने के चक्कर रहता था कि इनको पुलिस से जो है फंसा करके इसको मरवा दिया जाए। हमारे यहाँ जगदीशपुर में हमारे यहाँ राजेंद्र सिंह देख थे, ठाकुर थे, और एक वीरेंद्र लड़का था उनका ड्राइवर, एक अजीत था यहाँ समही का, एक राकेश सिंह थी। चारों को उन्होंने मुखबिरी करके यहीं इनकाउंटर में मरवा दिया और हमको कई मुकदमों में उसने फर्जी फंसा दिया था। यहीं से हमारी और उनकी दुश्मनी। और वो मुस्लिम का बड़ा चेहरा थे, इसलिए हमारे भी दिमाग में आया क्यों न इनसे जो है लड़ाई लड़ी जाए। और फिर हमारे यहाँ के कई लोगों ने, हमारे साथियों ने, जो हुआ उनकी हत्या हो गई, उसमें मेरा नाम जबरदस्ती फंसा दिया गया। उसी पर से एक चेहरा हमारा हिंदू में रख दिया गया और उनका मुसलमानों में रख दिया गया। आप भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं या फिर बदले की राजनीति में? नहीं, न्याय व्यवस्था में पूरा विश्वास है हमारा। न्याय करती है तभी तो जो फंसाए जाते हैं उसके बाद मैं बाहर आ जाता हूँ, न्याय के ही तहत बाहर आता हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। हाँ। हिंदुत्व आपका प्रमुख एजेंडा है। हाँ। तो क्या लगता है हिंदुत्व जो है वो आपकी राजनीतिक नैया को पार कराएगा? हिंदुत्व ही तो हमारी पहचान है। हिंदुत्व के लिए ही तो हमने संघर्ष करके जो भी ये हमको कष्ट, दुख, सुख मिला, जेल काटा हूँ, जो भी कष्ट हमको मिला, फर्जी मुकदमे हमारे लगे, ये सिर्फ हम हिंदुत्व की देन है। क्योंकि गरीबों और हमारे हिंदुओं के लिए हमने कई बार शुरुआत में लड़ाई लड़ी। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा बहुत बड़ा मनाया जाता था, हम बचपन में थे तब। वहाँ लड़कियों को उठा ले जाते थे, बलात्कार होता था, दुर्गा पूजा चलने नहीं देते थे, बदतमीजी करते थे। ये सब देख करके जब हम लोगों का व्यथित दिमाग में एक भावना बदली तो हम लोग जब थोड़ा बड़े हो गए तो हमने एक अपना गिरोह, मतलब साथियों का संगठन बनाया और इनके खिलाफ हमने कि दुर्गा पूजा में, हमारे त्योहारों में जो अत्याचार होता है उसको बंद किया जाए। तो हम लोगों ने इसका अत्याचार को बंद करने हमने सीधे मुसलमानों से लड़ाई मोल ले ली कि तुम जो है हमारे साथ, हमारे भाइयों के साथ अत्याचार करोगे तो ये ठीक नहीं होगा। पिछले 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ती रही है, तो क्या इस तरह के क्राइम जो है इन 5 सालों में कम हुए हैं? हाँ, क्राइम बहुत कम हुआ है। जो भी गलत करता है
ये तो है, जो भी गलत करता है बीजेपी उसको सीधे सीधे जेल में डाल देती है। चाहे मैं हूँ, चाहे भाजपा का नेता हो या कार्यकर्ता हो या आम आदमी हो, अगर गलत किया तो उसको जेल जाना पड़ेगा। यदि कोई भी व्यक्ति हिंदू महापुरुष या हिंदुत्व पर गलत टिप्पणी करता है, हिंदू महापुरुष का अपमान करता है, तो इस पर आप करेंगे क्या? हिंदुत्व जो हमारे महापुरुषों और हमारे बुजुर्गों के खिलाफ जो टिप्पणी करेगा तो हमसे जो बन पड़ेगा उसका सर कटवा करके फेंकवा दिया जाएगा। जो होगा हमारे पास गरीबी अमीरी में जो पैसा मिलेगा जो है उसको इनाम में दिया जाएगा। आप भी विधानसभा पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं, सीट के लिए भी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता है कि दागियों को टिकट मत दीजिए, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं उनको राजनीति में आने से रोकिए। तो अगर यदि इस तरह का हो जाता तो आपके लिए रास्ते नहीं बंद हो जाएंगे? हमारे ऊपर करीब 20 मुकदमे जो है पुलिस ने दिखा रखा है, लगा रखा है, जिसमें करीब 15-16 मुकदमे हम बरी हो गए हैं, बाइज्जत कोर्ट से बरी हो गए हैं। तो ये न्याय व्यवस्था की ही देन है कि अगर हम गलत नहीं हैं तो हमारे साथ न्याय हो रहा है और कोर्ट से मैं बरी हो जा रहा हूँ। ये तो सही है कि अपराधीकरण को कोर्ट सही कह रही है, अपराधीकरण को राजनीति से दूर करना ही चाहिए। इसके साथ तो हम भी हैं, हम भी नहीं चाहते कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपराध से और राजनीति में आए। इससे समाज में जो है बुराई ही होनी है। अच्छा काम करके राजनीति में जाए, ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं इसकी ये है कि मान लो पुलिस प्रशासन, सरकारें बदलती हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, पुलिस सपा सरकार आ जाती है, उसमें मुसलमानों का, मुस्लिमों का बोलबाला हो जाता है। उसके बाद वो ताबड़तोड़ इतने मुकदमे लगवा देते हैं लोगों के ऊपर, जैसे हम लोगों पर इतने मुकदमे लगवा दिए। तो इसमें हम अपराधी कितने बड़े हैं वो तो कोर्ट जब बरी करती है उसके बाद उसको एहसास होता है। जब सत्ता आती है तो लोग ज़बरदस्ती मुकदमा लिखवा देते हैं और सरकारें और पुलिस प्रशासन काम करती हैं उनके लिए, लिख देती हैं। ये क्या हमारे यहाँ, हमारे इस देश में, हम अपने प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के लिए जब तक शुद्ध और ओरिजिनल विवेचना, राजनीति से दूर ये सिस्टम नहीं होगा तब तक ऐसे फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर नहीं, जितने भी नेता हैं सबके ऊपर लगते रहेंगे। तो क्या जो मुख्यमंत्री का दावेदार है, मान लो अभी सरकार बदल जाए, सपा सरकार आ जाए बाई चांस, तो पुराने मुख्यमंत्री के ऊपर 10 मुकदमे ठोक के लगा देगा तो क्या वो चुनाव न लड़े? यानी आपके हिसाब से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए, लेकिन आपराधिक जो जबरदस्ती पुलिस प्रशासन या गैर सरकारें बना देती हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि उनको तो टिकट देना ही देना चाहिए। फर्जी क्यों फंसाए जाते हैं? ये तो दोषी है कि नहीं दोषी है तो अदालत तय करेगी, लेकिन फर्जी मुकदमे क्यों लगाए जाते हैं? भाई नेताओं के ऊपर जब सरकार आई, 5 साल सरकार है इसमें नहीं लग रहे हैं, अगली सरकार आई पहले 15 मुकदमा इन्हीं के ऊपर लगा दो। तो ये जब तक उच्च विवेचना, हमारे देश में उच्च विवेचना मतलब उच्च क्वालिटी की विवेचना जब तक नहीं होगी, दूध का दूध पानी का पानी। अब पुलिस में देख रहा हूँ जो आज के 5 साल पहले नहीं था, आज देख रहा हूँ वही इंस्पेक्टर जांच करते हैं और दूध का दूध पानी का पानी निकाल करके ओरिजिनल अपराधी पकड़े जा रहे हैं, चाहे मर्डरिस्ट हों, चाहे लुटेरा हों, चाहे डकैत हों, चाहे छिनैती करने वाले, सब ओरिजिनल पकड़े जा रहे हैं। जब ओरिजिनल अपराधी जेल चले जाएंगे तो अपने आप अपराध कम हो जाएगा। राजेश विक्रम सिंह की जो छवि है वो दबंग और रॉबिन हुड जैसी है, इसको बनाने में किसका योगदान है? अब इसको तो हमारे क्षेत्र के, हमारे सब बड़े भाई क्षेत्र के लोगों ने बनाया होगा। मैं तो कभी दबंग था ही नहीं, मैं तो आम आदमी से मिलता हूँ, एक नॉर्मल, जैसे आम आदमी नॉर्मल होता है उसी नॉर्मल की तरह कपड़े पहनता हूँ, उसी तरह बैठता हूँ। इसीलिए उसके बगल बैठा के अपने बगल जो आता है, अगर हमारे काम मदद लायक कोई काम है उसका, तो उसकी मदद भी करता हूँ। अब ये छवि है हॉलीवुड या रॉबिन हुड कैसे बन गई इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। और हिंदू हृदय सम्राट ये छवि कहाँ से उत्पन्न हो गई? इसको मैं भी नहीं बता सकता, पता नहीं मीडिया में कहाँ से आई, कहाँ से लोगों ने ये सब डाल दिया। हाँ, मैं हिंदू तो हूँ, गर्व के साथ अपने को हिंदू लगाता हूँ, श्री राम का पक्का भक्त भी हूँ। उसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुओं में, हमारे पास हिंदू में कि मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन हिंदू हूँ। अब इसको आगे हिंदू युवा सम्राट आप जैसा बोल रहे हैं किसने बना दिया, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। धर्म को लेकर इतनी कट्टरता क्या उचित है? हाँ, उचित इसलिए है कि आप अगर टोपी लगाते हैं तो आपका मैं सम्मान करता हूँ। अगर मैं हिंदू हूँ, अगर टोपी नहीं लगाता हूँ तो मेरा सम्मान क्यों होना नहीं चाहिए? भाई आपको रंग लगाने में हमसे कष्ट है तो हमको टोपी पहनने में क्यों कष्ट नहीं होगा?
अगर भाईचारा संबंध बनाना है तो आप भी हमारे में सद्भावना पूर्वक आइए, हम तुम्हारे में जाएंगे। लेकिन आपको रंग से हमारे परहेज है और टोपी हमें आपका लगा के वोट के लिए राजनीति करूं, ये तो परहेज हो, ये तो ठीक नहीं है ना। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हर धर्म में होते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम या कोई भी धर्म संप्रदाय ले ले, लेकिन इसके आधार पर हम किसी धर्म का आकलन तो नहीं कर सकते। नहीं, आकलन बिल्कुल मत करिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू अपना त्यौहार मनाए और मुस्लिम साथ में भाईचारा रहे। सब चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बना रहे, लेकिन आप जब हम रंग डाल देते हैं तो आपको कष्ट हो जाता है, क्यों आपने रंग डाल दिया। हमारे यहाँ एक नेता थे, होली मिलन समारोह हमने किया था जगदीशपुर में, बड़ा समारोह था, उसमें उनको हमने निमंत्रण दिया, वो आए, उनके ऊपर अबीर गुलाल, अब होली है तो रंग चलेगा ही, उनका नाम मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसके बाद उस पर इतने मुस्लिमों ने टिप्पणी की थी, इतनी टिप्पणी की थी कि आप उसमें गए क्यों। तो इससे हम लोगों की भावना को आहत हुई और हम लोगों के अंदर कट्टरपन अपने आप आ गया कि जब तुम हमारे यहाँ के रंग लगा लोगे तो तुम्हारे यहाँ इतना गलत है, तो हम मैं आपके त्यौहार में आपकी टोपी क्यों पहनूं। इसमें कट्टरता की बात नहीं है, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बनाते तो वही मुस्लिम है सब ना, शुरुआत वो करते हैं तो उसका जवाब मजबूरी है हमको करना पड़ता है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, ये दो प्रमुख दल हैं जो हिंदुत्व की राजनीति करते रहे हैं। इनमें से कट्टर हिंदुत्व की राजनीति आपको किस दल की लगती है? नहीं, हिंदुत्व तो कट्टर ना भाजपा है ना शिवसेना है, राजनीति जो करता है वो कट्टर हो ही नहीं सकता। हिंदुत्व की समर्थक सबसे ज़्यादा देखा जाए तो किसको आप कहेंगे? अब समर्थक में तो हम तो बीजेपी को ही कहेंगे, क्योंकि अभी देखा आपने कांग्रेस शिवसेना ने, कट्टर तो पहले अपने को बहुत बाला साहब ठाकरे थे तब तक तो बहुत कट्टर थी, लेकिन जब इन्होंने कांग्रेस एनसीपी सबसे हाथ मिला दिया तो कहाँ कट्टर अब रह गए। सरकार में आने के बाद तो कट्टरपन कह ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं मुस्लिमों का उनका सपोर्ट है जिसके खिलाफ में जीत के आए हैं। तो कट्टर, उनसे कट्टर तो मैं भाजपा को ही मानता हूँ। यदि योगी और मोदी की बात की जाए तो दोनों में हिंदुत्व का प्रमुख रक्षक आप किसे कहेंगे? दोनों हैं, मोदी जी भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी हैं। प्राथमिकता की बात की जाए तो पहले नंबर और दूसरे नंबर पहले प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उसके बाद योगी जी हैं। दोनों कट्टर हैं, दोनों फिलहाल वो सीनियर हैं और जूनियर हैं, लेकिन कट्टर दोनों हैं हमारे लिए। हम दोनों को कट्टर मानता हूँ, दोनों हमारे कट्टर हैं, अच्छे हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। अब उत्तर प्रदेश और देश दोनों के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कौन ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है? मोदी। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं कि 2024 में मोदी को आने के लिए योगी है ज़रूरी। तो नहीं, योगी तो अभी मान लो प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, योगी प्रदेश में राजनीति करके इन्होंने हिंदुत्व का जो अपना चेहरा पेश किया है इस सरकार में, उसके आधार पे हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग आज भी जनता, आम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग योगी के साथ हैं। तो उनकी कट्टर हिंदू छवि होगी, इसीलिए जो है भावनाएं हमने गाँव में देखता हूँ, बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि योगी जी के साथ हम लोग रहेंगे, क्योंकि उनकी शासन सत्ता भी ठीक है और वो कभी ना किसी से झुकते हैं और ना गलत काम करते हैं। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लेकिन व्यक्तियों की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान नहीं देती। नहीं, ये गलत बात है। ये बताइए, बीजेपी या योगी जी कट्टर हिंदू हैं मान लीजिए, चलो उनको तो महाराज जी कहते हैं, बाबा कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, लेकिन जो सड़क बन रही हैं, जो जितने भी अच्छे एयरपोर्ट बन रहे हैं, जो भी विकास के काम अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, क्या उस पर हिंदू ही चलेगा, मुसलमान नहीं चलेगा? उस पर हमारी जो ये बीजेपी सरकार, हमारे बाबा जी हैं, ये सर्व समाज के लिए काम करते हैं, ये देश के लिए काम, हमारी ये बीजेपी देश के लिए काम करती है, प्रदेश सरकार के लिए काम करती है। ये व्यक्तिगत न राजेश विक्रम के लिए काम करती है, न किसी समाज में एक व्यक्ति के लिए काम करती है। जो भी काम करती है समाज के लिए काम करती है। जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं या विशेषकर मुस्लिम, वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें डर लगता है। हाँ, सही कह रहे हैं, उनको डर लगना चाहिए, लग ही रहा है, क्योंकि सारे नंबर 2 का काम वही तो कर रहे हैं। सपा सरकार थी, सारे नंबर 2 का काम उनका था, हम लोग तो देखते थे खुलेआम क्या क्या होता था। आज सारे नंबर 2 के काम बंद हो रहे हैं तो उनको डर लग रहा है कि बीजेपी गलत है। अभी अखिलेश यादव जी जिन्ना को राजनीति में ले आए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्या कहेंगे इस पर? अब उनको मुस्लिमों से प्रेम बनाना है, उनको मुस्लिमों का सारा वोट लेना है, जिन्ना जी से उनको प्रेम है, तो जिन्ना जी को लाएंगे
तो उसका फल अपने आप मिलेगा लोगों को, क्योंकि जितना मुसलमान को एकत्रित करेंगे उतना हिंदू अपने आप यूनाइट होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी भी कूद पड़े हैं, वो भी कई विधानसभा की सीटों पर चुनाव अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। उनकी भी छवि एक कट्टर मुस्लिम वाली है। हाँ, ओवैसी जी एकदम कट्टर मुस्लिम वाले हैं, तो हम लोग कट्टर हिंदू वाले हैं। उनको जवाब देने के लिए हम ही लोग बहुत हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी तो अभी उनसे तो क्या वो बात करेंगे, उनके लिए तो हम ही बहुत हैं। लेकिन एक चीज़ और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ओवैसी की पार्टी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा एक दोस्त था, अब आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम था। उससे मैंने पूछा कि बीजेपी में आपकी हमारे साथ रहो, तुम कांग्रेस में तो दोगे नहीं, नाराज़ हो, मेरे साथ बीजेपी की मदद करो। तो उसने कहा कि भाई साहब हम बीजेपी को वोट नहीं दे सकते। हम कहा अरे क्यों, ये तुम्हारी मदद नहीं करेगी? उन्होंने कहा हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कि बीजेपी कमल फूल को वोट देना ही हराम के बराबर है। तो बताइए, जो है वो बीजेपी की बी टीम होते तो कैसे, वो तो जो बीजेपी के खिलाफ होगा उसी के साथ जाएंगे। बीजेपी की बी टीम नहीं है, ये तो एक जुमला है विरोधी पार्टियों का प्रचार करना। भाई हर आदमी का अधिकार है अपनी अपनी पार्टी से लेकर लड़ना। ओवैसी भी लड़ रहे हैं, अभी देखो बिहार में कई सीटें जीत के आए हैं। तो क्या उन्होंने बीजेपी की मदद की? अगर बीजेपी के साथ आ जाते तो आप भी मानते, मैं भी मानता कि उनकी बी टीम है। वो 5-6 MLA जो उनके जीते, वो तो लेकर के सीधा बीजेपी की विरोधे में गए हैं। तो कैसे मान लिया जाए कि बी टीम है वो? आगामी विधानसभा चुनाव में क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें निकाल सकती है? हम तो ये देख रहे हैं कि बीजेपी बहुत मजबूत चुनाव लड़ रही है, और ये नहीं बता सकते कितनी सीटें जीत के आएंगी, क्योंकि मुझे इतना आंकड़ा नहीं है। लेकिन मैं इतना देख रहा हूँ कि बीजेपी बहुत अच्छा और बहुत मजबूत, जो वोट ग्राफ 17 में था उससे वोट ग्राफ हमारा बीजेपी का बढ़ा है, दिख रहा है, कम नहीं हो रहा है। पिछला विधानसभा चुनाव जो लड़ा गया था वो मोदी जी के नाम पे लड़ा गया था, तो क्या लगता है कि इस बार योगी जी का ही नाम काफ़ी है? नहीं, दोनों लोगों का नाम चलेगा फिर, मोदी और योगी जी। वैसे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, योगी जी ने, लेकिन नाम फिर मोदी जी का चलेगा। देखिए, मोदी को हमारा प्रदेश नहीं, हमारा देश उनको कट्टर हिंदू मानता है कि वो कट्टर हिंदू हैं। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है काफ़ी लंबे समय पे, जहाँ पर अटल जी से लेकर मोदी जी इन्होंने राजनीति की है, सत्ता भी पाई है। राम मंदिर का मुद्दा लगभग सुलझ चुका है, तो क्या लगता है कि अब नया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव के लिए? विकास का मुद्दा है, लेकिन विकास का तो मजाक बनाया जा रहा है। नहीं, विकास तो दिख रहा है। आप देखिए, हम ब्लॉक प्रमुख थे, हमारी वाइफ थी, उसके बाद फिर वो हुई हैं। मैं देख रहा हूँ 2004 में जो होती उससे कहीं स्ट्रांग अधिकारी वर्ग जो है, कहीं स्ट्रांग जो सड़क बनती थी उससे खड़े होकर के अपना काम अच्छा से अच्छा काम करवा रहे हैं। तो ये विकास नहीं है। जो सड़कें 6 महीने में टूट जाती थी, 6 साल तक चलने की उम्मीद दिख रही, जो मैं देख रहा हूँ, तो ये विकास नहीं है। लेकिन विकास को जुमला बनाया जा रहा है, अच्छे दिनों को जुमला बनाया जा रहा है। महंगाई का स्तर चरम पर है। नहीं, देखिए, महंगाई इसलिए चरम सीमा पे है क्योंकि पाँच साल, उस अगले 5 साल में महंगाई बढ़ी नहीं, तो महंगाई तो बढ़ना ही बढ़ना है। बिना महंगाई पड़े जो मजदूरी पहले 100 रुपये 150 रुपये हुआ करती थी, आज 400 रुपये हो गई है। तो जो चावल 10 रुपये 15 रुपये में बिकता था, आज 25 रुपये में है। तो महंगाई तो बढ़ना ही बढ़ना है। नहीं, किसान जो है मर जाएगा कि जिंदा रहेगा? क्या खाएगा वो? भाई जो गेहूं में उसके खर्चा, फसल में खर्चे आ रहे हैं, अगर वो बेचेगा उसके खर्चे से ऊपर ही इनकम नहीं होगी 10 रुपये, तो कहाँ से जो है वो अपना जीवन यापन करेगा? अगर जो चीज़ें, ये नहीं कि महंगाई बढ़ रही, हर चीज़ में महंगाई। आप जैसे देख लीजिए, जैसे सरकारी नौकरी करने वाले हैं या प्राइवेट, जो 5,000 तनख्वाह पाते थे, आज 25,000 उनकी है। तो गेहूं जो 10 रुपये में बिकता था, आज 20 में बिक रहा है। तो महंगाई ये थोड़ी है, महंगाई इसको थोड़ी कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में है, जिसके पास सरकारी नौकरी जैसे रोजगार नहीं है, उनकी अनुपात, उनकी जो इनकम, उनके अनुपात में तो महंगाई काफ़ी आगे चली गई है। नहीं, आज 400-500 रुपये मजदूरी मिल रही है गरीब आदमियों को। 500 रुपये जो मजदूरी मिल रही है, जो पहले 100 हुआ करती थी, आज 500 है। तो उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए, तो महंगाई नहीं बढ़ रही है। इस पे दोनों पहलू पे आप आइए ना। ये नहीं कि आप देख लीजिए कि ये अन्न जो है या किसी चीज़ के लीजिए ये महंगा हुआ, तो हमारी आमदनी भी तो महंगी हो रही है। कमाई जो 10 रुपये थी, आज 100 रुपये 10 गुना बढ़ी है। एक मुश्त 10 गुने 15 गुने मुश्त हमारी आमदनी बढ़ी है। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी, लगता है कि वो संभव है? नहीं, दुगनी तो नहीं होगी, लेकिन किसान के लिए सुविधाएं बहुत हैं।
अब सरकारें जो है बहुत ऐसी व्यवस्था ला रही हैं कि हम अगर मेहनत करेंगे, हम किसान, हम खुद भी किसान हैं, अगर हम मेहनत करेंगे, अच्छी अच्छी फसलें जो हैं आई हैं, अगर उनको हम खेती करवाते हैं, जैसे हमारा जो है खुद हमारे गांव में केले लगे हुए हैं, यहाँ नए नए लोग उसमें एडजस्ट होकर मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जहाँ 1 बीघे ज़मीन में वो 5,000 रुपये कमाते थे, आज उसी केले में 20,000 रुपये कमा रहे हैं। तो आप काम तो करोगे, काम करोगे तो आमदनी दूनी होनी ही होनी है। लेकिन सिर्फ नकदी फसलों के माध्यम से ही पेट नहीं भरा जा सकता, खाद्यान्न की फसलें भी उगानी पड़ेगी। नहीं, खाद्यान्न में जो बताता रहा हूँ, नए अभी नया जो है एक सिस्टम आया है। मैं खुद अपनी गेहूं की बुआई करने जा रहा हूँ कल से मशीन से। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि मशीन से बुआई करिए, जो 1 बीघे में 6 क्विंटल गेहूं पैदा हो रहा है, कच्चे बीघे की बात कर रहा हूँ, वो उसमें 8-9 क्विंटल होगा। तो अगर हम खाद्यान्न भी पैदा करेंगे, अगर मेहनत करेंगे, वैज्ञानिकों की बात सुन के चलेंगे, तो हो सकता है, अब हमने अब शुरुआत की है, हो सकता है ये जब फसल कटेगी तो हमको अगर 1.5 दुगना उसमें मिल रहा है तो फिर हमारा खाद्यान्न की तो बढ़ोतरी होगी। अब हम भी मेहनत कर रहे हैं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। अधिकतर किसान जो होते हैं वो छोटी जोत के होते हैं, उनके लिए मशीनीकरण करवाना एक महंगी और संभव भी नहीं है। नहीं, हमारे जो बचपन में खेतियाँ होती थी, हम बैल से जो खेती करते थे, जो आज मशीनरी कर रही वही हम बैल से करते थे। जो आज ये ट्रैक्टर सिस्टम बीच में आ गया था, जो गेहूं हमारा अच्छा से अच्छा तैयार हुआ, ऊपर हम ये रोटावेटर चल गया, हम उससे बो देते हैं, तो पानी बारिश हो गई या हवा चल गया तो उससे हमारा गिर के बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अगर हम इसको मशीन से या पहले जैसे कूड़ से बुआई होती थी तो हमारे गेहूँ गिरते नहीं थे, तब फसल की अच्छी पैदावार होती थी। तो है पुराना ही सिस्टम है, लेकिन आज आधुनिकीकरण में आया तो हमको इसको करना चाहिए। वो जैसे आया बीच में उसको अलग किया, उससे हमारा नुकसान हुआ, आंधी पानी आती है, सब फसल गिर के खराब हो जाती है, बड़ा नुकसान होता है। लेकिन ये नई मशीनरी से जो वैज्ञानिक हमारे कह रहे हैं, इससे आपके गेहूं या धान, ये चावल सिस्टम जो है ये नुकसान नहीं होगा। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, सरकार की भाई सुविधाएं हैं, तो वैज्ञानिक बता रहे हैं, हम तो ट्राई कर रहे हैं कि हो सकता है अगली सीजन में हमको अच्छा पैदा होगा तो हम आपके चैनल माध्यम से फिर बताएंगे हम कितना कमाए हैं इसमें। किसान बिल जब पास हुआ था उस समय आप लोग जो हैं उसके फ़ायदे, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके फ़ायदे गिना रहे थे। तो अब जब वो बिल वापस हो चुका है तो उसके नुकसान गिनाने लगे। क्या लगता है कि इस कदम को पहले उठा लेना चाहिए था? नहीं, देखिए ऐसा है, वो किसान बिल तो बहुत अच्छा था, हम लोग ने उसको काफ़ी देखा है, तो हमको लग रहा था कि हमारी इससे आमदनी बढ़ी थी। लेकिन अब हमारे कुछ किसान भाई हैं, उनको अच्छा नहीं लगा। वो अपना जो बड़े बड़े किसान हैं, वो जैसे बड़े बड़े लोग, बड़े जोत वाले किसान थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन हम छोटे वाले, मैं देख रहा हूँ कि जो काम कभी नहीं होता था, वैज्ञानिक, हो सकता है ये कृषि बिल की ही देन रही हो, वैज्ञानिक गाँव में आते हैं, मीटिंगें करते हैं, बताते हैं कि आप आमदनी बढ़ाओ, इस तरह करो। तो हमको तो लग रहा था तो ठीक है, अगर वापस हो गया तो हो सकता है वैज्ञानिक जो आ रहे थे अभी ये भी नहीं आएंगे, तो फिर देखेंगे क्या होना है। आपकी जो दावेदारी है विधानसभा चुनाव में, वो किस सीट से है और क्यों है? तो हमारी जगदीशपुर तो एससी सीट है, इसलिए हम गौरीगंज सामान सीट है, वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि हम उस क्षेत्र में लोगों की जो हो सकता है मदद करते रहते हैं। तो हमको ये लगा कि हमारी भी भावनाएं चुनाव लड़ने की अगर आई हैं और लोग प्यार से कह रहे हैं नहीं भैया आप हमारे यहाँ से लड़ जाओ तो जीत जाओगे, इसलिए हमने दावेदारी ठोकी है कि हो सकता है बीजेपी हमको टिकट दे, हो सकता है हम चुनाव लड़के फिर मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं। क्या लगता है ये भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है और वर्तमान पिछले 2 बार से जो वहाँ के विधायक है राकेश प्रताप सिंह, उनको क्या आप चुनौती दे पाएंगे? हाँ, अगर हमको बीजेपी अगर उम्मीदवार बनाती है तो मैं चुनौती तो इतना दूंगा कि पूरी गौरीगंज विधानसभा देखेगी, क्योंकि आज भी गौरीगंज विधानसभा में कुछ नहीं हूँ, हमारा क्षेत्र भी नहीं, मैं प्रमुख जगदीशपुर का हूँ, लेकिन उस विधानसभा में हलता हूँ तो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे लगता है कि मुझे बहुत सम्मान दे रहे हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर ये लोग सम्मान दे रहे हैं, दावेदारी पेश करके मैं टिकट लेके अगर आऊँगा तो ये हमको वोट जरूर करेंगे। उन्होंने तो अभी विकास के मुद्दे पे अपनी जनता के भलाई के लिए विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। क्या आप भी इस तरह के कुछ कर सकते हैं पब्लिक के लिए? नहीं, अच्छे काम के लिए लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। संघर्ष नहीं करोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? आप उनके साथ हैं इस कदम में?
नहीं, इस कदम में तो नहीं है। इस कदम में मान लो विकास के मुद्दे पे वो लड़े, इसके लिए तो उनके साथ मैं हूँ, लेकिन सड़क बनाना ये हमारा काम नहीं है, ये तो सरकार का काम। हमारा काम है लड़ना और सरकार को जताना कि यहाँ हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन हमारा अधिकार कहीं से नहीं है कि मैं सड़क बनवा दूँ, और ना मेरा अधिकार है कि 3 दिन में कोई सड़क बना ही देगा, क्योंकि वो सरकार के प्रोसीजर है। वो अगर हम अनुरोध करते हैं, माननीय यहाँ से लेकर के आप विधायक हैं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक अनुरोध करते हैं, तो हो सकता है उसको अगर पास किया जाएगा तो उसका बहुत सिस्टम है, कम से कम महीना 2 महीना लग जाता है सिस्टम में आने में, तब जाके सड़क बनती है। आप हमारे माध्यम से जगदीशपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जगदीशपुर के हमारे सभी भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं हर सुख दुख में, और जो भी ज़रूरत कभी पड़ेगी आप हमको कॉल करोगे, याद करोगे, तो हमारे बीच में आपके मैं खड़ा मिलूँगा। राजेश जी, अपनी न्यूज़ मंथन को अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, ये थैंक्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।